तो गाइस ये जो मोशन के इतिहास है ना वो भी यार बहुत पुराना है। तो बात शुरुआत होती है अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल ने ही हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि मसम मोशन के बारे में सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअलाइज किया इस मोशन को। तो उनका मोशन के बारे में सिर्फ दो चीज़ कहना था। मतलब उन्होंने इस मोशन को दो कैटेगरी में बांटा। पहला है नेचुरल मोशन और दूसरा है वोलेंट मोशन। तो उनके हिसाब से नेचुरल मोशन देखो होता क्या है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से ऐसे गिराता हूँ तो उनके हिसाब से नेचुरल मोशन था, क्योंकि इस पर मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है ना। मतलब मैंने इसको ऊपर तो उठाया, ये वोलेंट मोशन था क्योंकि मेरे द्वारा लगाया गया था। लेकिन जब मैंने इसे इसे छोड़ा तो जो इस मोशन में आया तो उनके हिसाब से नेचुरल मोशन था उसका। मतलब वो नेचुरली ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जो गति करती हैं, जो मोशन करती हैं, उसको उन्होंने नेचुरल मोशन कहा बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। और ये जो नेचुरल मोशन है ना वो इन हिसाब से मतलब उनके एलिमेंट के हिसाब से काम करते हैं। मतलब जिस चीज़ से बना है उस हिसाब से काम करता है। और उनके हिसाब से वो चार एलिमेंट क्या थे? हवा, पानी और अग्नि और ये जल। बस बस उनके हिसाब से ये चार चीज़ें जो एलिमेंट हैं वो सारी चीज़ें मिल के, सारी चीज़ें मतलब उन्हीं से ही मिल के बनी होती हैं। और जो इससे बियॉन्ड जो मिल के बना होता है उससे उसको हेवनलीस बॉडी कहते हैं। मतलब आकाश में चीज़ें जो होती हैं अंतरिक्ष में। तो धरती एलिमेंट से बना हुआ उनके हिसाब से ऑब्जेक्ट धरती पर गिरेगा, और जो हवा और धरती से मिल के बना है वो उड़ाएगा भी, और मतलब उड़ेगा भी और धरती पे भी गिरेगा जैसे कि पंख। और उनके हिसाब से वोलेंट मोशन देखो होता क्या था। वोलेंट मोशन जो बाहर से उस पर कोई दिया जा रहा हो, जिसमें पुश और पुल दो चीज़ें होती थी। मतलब कि किसी भी उनके हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए उस पर पुश या तो फिर पुल देना पड़ेगा। मतलब बाहर से किसी दूसरे ऑब्जर्व, मतलब जो बाहर से, मतलब नेचुरल इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है उस पर। ठीक है ना। उनके हिसाब से तो जैसे दो कार यदि उनके टकराते तो उससे जो दूसरा कार आगे बढ़ता, तो उनके हिसाब से वो वोलेंट मोशन था, वो नेचुरल नहीं था। और उनके नेचुरल मोशन में कई सारी चीज़ें आती थी, जैसे कि इसके पत्थर का गिरना, और जो आसमान में जो चांद जो चक्कर काट रहा है धरती, उनके हिसाब से धरती के चारों ओर सारी चीज़ें चक्कर काटती हैं। तो वो जितने भी उनके हिसाब से थे वो सारे नेचुरल मोशन थे, जो सर्क्यूलर में थे, जो धरती का चक्कर काट रहे थे। मतलब उनके हिसाब से, वैसा तो है नहीं, अभी तो नहीं। तो उनके हिसाब से ये नेचुरल मोशन था, मतलब जो नेचर के द्वारा ऑटोमेटिक होता है। और जो वोलेंट मोशन है जो ऑब्जर्वर्स के द्वारा, हमारे द्वारा या फिर आसपास की जो चीज़ों के द्वारा जो होता था, वो वोलेंट मोशन होता था उनके हिसाब से। और उनके हिसाब से एक और चीज़ थी, उन्होंने और क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा वो उतनी ही तेज़ी से धरती पर गिरेगा। यानी कि मैं दो ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ूं, जिसमें पहला पंख है और दूसरा ये, तो उनके हिसाब से ये जल्दी गिरता। मतलब उन्होंने ये मान लिया बस कि यदि इसका भार कम है और इसका भार ज़्यादा है तो ये पहले गिरेगा, ना कि ये। क्या बताएं यार। अब देखो वो जितने पहले ऑब्जर्व करते थे वो तो ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऐसे ही बस वो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में बस एक छोटा सा चिंगारी बस मात्र था वो एरिस्टोटल का। वो बस मतलब कि साइंस को आगे बढ़ाने में वो बस एक चिंगारी मात्र था, उसने बस उसको स्पार्क दिया। उसके बाद लगभग 2000 साल तक ये मोशन का ये जो नियम दिए थे ना जो एरिस्टोटल, वो चलता ही आया। लेकिन कि कई लोगों ने इसमें फ्लॉ ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर होते हैं, जो चर्च होते हैं, उनको बस उनके हिसाब से ऐसे चलती नहीं थी। मतलब उन्हें बस कुछ या तो जेल भेज दिया जाता था या फिर कुछ और, मतलब उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता था। आप समझ सकते हो। तो अब उसके बाद इसमें एंट्री होती है हमारे नए हीरो, जिसका नाम है गैलीलियो। कविता बढ़िया बनाना। तो इसमें उन्होंने
जो एरिस्टोटल का जो मोशन था जो उन्होंने बताया, उनके हिसाब से ये लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है ना। गैलीलियो ने सोच लिया। अब देखो, एरिस्टोटल ने एक और चीज़ बोला था कि किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए गति कराने के लिए, मोशन में मत लाने के लिए, उस पर हमेशा एक्स्ट्रा फोर्स, पुश या तो फिर पुल देना पड़ेगा। और चूंकि धरती एक हेवेनलीज बॉडी है, उनके हिसाब से नेचुरल है, हेवेनलीज, तो उसको मतलब उनके हिसाब से वो मूव कर ही नहीं सकता धरती। उसको इतना ज़्यादा फोर्स चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा पुश और पुल चाहिए कि हम उसको मूव करा ही नहीं सकते उनके हिसाब से। तो धरती एक जगह पे स्थिर टिकी हुई है, उनके हिसाब से ये कहना था। और हमारा जो पृथ्वी है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, वो पूरा यूनिवर्स ही धरती का चक्कर काट रहा है, उनके हिसाब से ये कहना था। बट जो गैलीलियो ने नोटिस किया वो क्या था कि उन्होंने सबसे पहले लीनिंग टावर से 2 ऑब्जेक्ट्स को गिराया, और वहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक भीड़ इकट्ठा हुई थी उनको देखने के लिए। तो उन्होंने जब गिराया 2 ऑब्जेक्ट्स, और पहला ऑब्जेक्ट कम भारी था और दूसरा ज़्यादा भारी था। और पहला जो कम भारी था वो इतना भारी था कि वो एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सके, और इसलिए जब उन्होंने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को गिराया तो क्या हुआ कि दोनों एक ही टाइम पर ज़मीन से जाके टकराए। और इससे एक कंक्लूजन आ गया कि हाँ भाई, वेट मैटर नहीं करता कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से ज़मीन पर नीचे गिरती है, वो तो एयर रेजिस्टेंस से, जो उस एयर ड्रैग या फिर एयर रेजिस्टेंस से जो उस ऑब्जेक्ट्स को डिले दे देता है ज़मीन पर टकराने के लिए। और इसको गैलीलियो ने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इसको नोटिस कर लिया। और उसके बाद उन्होंने एक और जो एरिस्टोटल का जो मोशन का जो दिए थे, जो नियम दिए थे, उनके हिसाब से उनमें एक और फ्लॉ ढूंढने गैलीलियो ने। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक इनक्लाइंड एक प्लेन लिया, मतलब प्लेन बनाया, और वहाँ से एक बॉल को गिरा दिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ से ये गति मतलब हमेशा पकड़ रहा है, उसमें जो उसका मोशन जो वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही है इसे गिराने पर, और यहाँ से धक्का देकर उधर ले जाने में उसका जो मोशन है वो घट रहा है। तो उन्होंने ये क्या कंक्लूजन निकाला कि ऊपर से गिराने पर वो बढ़ रहा है और नीचे से धकेलने पर वो घट रहा है। तो यदि मैं एकदम प्लेन लूँ तो जब उसको मैं ऐसे धक्का दूँ तो या फिर वो स्लो डाउन होगा या फिर वो बढ़ेगा। अब उन्होंने ये देखा कि वो जो सतह है वो जितना ज़्यादा प्लेन होगा वो उतना ही टाइम तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहेगा। तो यहाँ पर गैलीलियो ने नोटिस कर लिया कि वो जो रेजिस्टेंस है वो दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, वहाँ कुछ हो रहा है जो उस बाल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को मोशन में आने के लिए रोक देता है कुछ देर बाद। क्या था यार इधर, मेरे को लगा शेर वर्क रोक देता है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये नोटिस कर लिया कि हाँ, फ्रिक्शन नामक चीज़ एग्जिस्ट करती है, और एरिस्टोटल ने इसको पहचान नहीं पाया। एरिस्टोटल इसको पहचान नहीं पाए कि ये फ्रिक्शन नाम की चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। तो उन्होंने बस क्यों, तो गैलीलियो ने पता लगा लिया कि हाँ, कि एयर रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद उन्होंने यह भी पता लगा लिया कि हाँ, वेट पर कोई निर्भर नहीं करता कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से ज़मीन पे आकर टकराएगी। और उन्होंने ये नोटिस किया कि यदि मतलब उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब हमेशा गति करने के लिए हमेशा उसे फोर्स देना नहीं पड़ेगा, पुश या फिर पुल, जो अरिस्टोटल ने बताया कि हमेशा फोर्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि हमारी धरती को एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए होगा हमेशा उस स्पेस में मूव करने के लिए। तो यहाँ पर गैलीलियो ने भी ये अपने मतलब उन्होंने वो भी अपना वो दूरबीन बनाया था, तो उससे हमेशा निहारते रहते थे आकाश को। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से पता लगा लिया अपने कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और बाकी प्लैनेट्स सूरज के अराउंड ऑर्बिट करते हैं जैसा। और उन्होंने जुपिटर के मून्स को भी देखा। हालांकि वो अलग ही बात है कि ऐसा बोलने के बाद चर्च ने उनको आजीवन जेल भेज दिया, और हमेशा टेलीस्कोप से देखने रहने के कारण जो
उनका रेटिना बर्न हो गया और वो अंधे हो गए। तो इनका लाइफ तो वहीं से ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद अब देखो न्यूटन ने भी न्यूटन बोलता हूँ, गैलीलियो ने हमें एनर्सिया जो मोशन की रुकावट को बताता है उसका कॉन्सेप्ट भी दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये देखा कि ऑब्जेक्ट को धक्का देने के लिए कुछ फोर्स चाहिए होता है। मतलब कि उन्होंने ये नोटिस कर लिया कि हाँ, इनर्शिया नामक चीज़ एक एग्जिस्ट भी करती है जो मोशन के बदलाव को रजिस्ट करता है। यानी कि एक बॉडी मोशन में है तो और मोशन दूँ तो कुछ जो रुकावट पैदा होता है ना मोशन के समय, यदि वो मोशन में फिर भी वो जो रुकावट पैदा होता है उसको उन्होंने नोटिस कर लिया कि हाँ इनर्शिया नामक चीज़ एक एग्जिस्ट भी करती है, तो उन्होंने इनर्शिया भी दिया। अब वो बात तो अलग है कि वो अपने मतलब जीवन भर जेल में काट गए, उनको आजीवन कारावास भेज दिया गया और वो टेलीस्कोप से हमेशा देखने की वजह से उनका जो रेटिना बर्न हो गया और वो अंधे हो गए। लेकिन उसके बाद 4 साल बाद न्यूटन का जन्म होता है। अजीब बात है कि एकदम साइंटिस्ट लोग भी यार कमाल के हैं कि एक के बाद पैदा होते गए और वो नॉलेज में साइंटिफिक कम्युनिटी में साइंटिफिक कंट्रीब्यूट अपना देते गए। फिर इसके बाद न्यूटन और उन्होंने ही गैलीलियो के काम को आगे बढ़ाते हुए अपने 3 नियम दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इसको बाद में बात करें किसी दूसरे वीडियो में। तो इसके बाद जो गैलीलियो के बाद जो कोपरनिकस थे ना, उसके बाद कोपरनिकस ने भी जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था, यानी कि सारे प्लैनेट सूरज के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, उसको उन्होंने लॉजिकल लगा, मतलब उसको उन्होंने बताया। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद जो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से उनको जो पता चला, तो उन्होंने कोपरनिकस ने बताया हमको कि हाँ गैलीलियो का वो जो कॉन्सेप्ट था वो सही था कि सारी चीज़ें सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं और मतलब एकदम, और इसलिए फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कोपरनिकस को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जी हीलियोसेंट्रिक मॉडल को आगे बढ़ाया गैलीलियो के बाद। और गैलीलियो को तो चर्च ने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा किया तो देखो उनका हालत क्या हुआ। और इसलिए कोपरनिकस ने उसके बाद उनके काम को आगे बढ़ाया और आज आप देख सकते हो कि हम रॉकेट भेजते हैं, हम अपने घर पे टीवी चलाते हैं, पार्कर सोलर प्रोब भेज दिया, गगनयान अभी तो नहीं, और आदित्य L1 भेज दिया, चंद्रयान 3 भेज दिए, बहुत सारी चीज़ें। दिस इज़ पावर ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए मैं उनका काफ़ी ज़्यादा फैन होता हूँ। चलो अब दूसरे दिन किसी और टॉपिक पे बक करेंगे। हालांकि मैं अभी अटक कटक के बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भी बकबकाया नहीं ना इन सब के टॉपिक पर, तो थोड़ा अटक जाता हूँ। तो आगे धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, मैं पूरे किताब को पढ़ डालूँगा। हमेशा मैं अभी किताब को रिवाइज़ कर रहा हूँ और उस पर जो भी सारी चीज़ें उसको रिकॉल करता हूँ दिमाग पे और उसको बोलता हूँ, और बस ताकि मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ हो और साथ ही साथ बोलने का तरीका भी इंक्रीज़ हो। हमें इसको पिच को बदलना पड़ेगा यार, थोड़ा वो टाइप से बाबू लोग रहे और ए बाबू इधर आना, वो टाइप से जो बोलते हैं ना उस टाइप का आवाज़ आ रहा है ना, मतलब क्या बोलूँ। तो इसके पिच को बदलना पड़ेगा, उसको दूसरे वीडियो में इसको प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए जा रहा हूँ कॉलेज।